सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। क्या वक्फ बोर्ड किसी हिंदू की जमीन पर दावा पेश कर सकता है? दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड ने। ये कानून एक नियमता भस्मासुर कानून है। किसी की निजी भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी कैसे बता सकता है? कल के 1700 आवेदनों के बाद ऐसा लगा कि हिंदू समाज एक उग्र रूप लेता चला जा रहा है। इस पे कई भ्रामक प्रचार फैलाने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये नीति पूरी जड़ समेत खत्म होनी चाहिए। आवेदक लगातार अनुपस्थित रहा, इसलिए इस प्रकरण को निरस्त कर रहे हैं कि एक आवेदन सिर्फ निरस्त हुआ है, बाकी 6। यह कानून ही बिना आधार के लोगों की संपत्ति को अधिग्रहण करने की नीयत से बनाया गया है। नमस्कार, तीरंदाज भड़ंत में आपका स्वागत है। मैं हूं मयंक चतुर्वेदी। आज हम लोग दुर्ग जिले के एक ऐसे मसले पर चर्चा के लिए मौजूद हैं जिस पर कल यानी कि 15 तारीख को एक बड़ा बवाल हुआ। दरअसल मसला ये है कि वक्फ बोर्ड ने दुर्ग जिले के एक हिस्से की कुछ जमीन को पर अपना दावा प्रस्तुत किया था, जिस पर दावा आपत्ति के लिए 15 तारीख जो है अंतिम तिथि तय की गई थी। इस दावा आपत्ति के दौरान तमाम भीड़ तहसीलदार के दफ्तर में उपस्थित हुई और उन्होंने इस पर घोर प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ये समझिए कि उन्होंने घोर आपत्ति व्यक्त की कि ये जो ज़मीन है उस पर जिस पर वो सालों से रह रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की कैसे होगी। मामले को बढ़ता देख करके प्रशासन ने भी बाद में ये विज्ञप्ति जारी की कि भाई पहली बात तो जो समाचार सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं वो गलत हैं, जिसमें ये कहा गया कि दुर्ग जिले की आधे से ज़्यादा ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा पेश किया है। इसके बाद दुर्ग प्रशासन ने देर शाम अपना स्पष्टीकरण दिया और आज जो है उस आवेदन को निरस्त कर दिया जो वक्फ बोर्ड ने ज़मीन पर दावा पेश करने के लिए प्रस्तुत किया था। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ जो चर्चा के लिए मौजूद हैं उनमें हैं श्री अमरचंद सुराना जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद दुर्ग के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं बजरंग दल के सह संयोजक, विभाग सह संयोजक श्री रामलोचन राकेश तिवारी जी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा मोहम्मद रजा खोकर जी। हम लोगों ने वक्फ बोर्ड के सदस्य को भी इसमें आमंत्रित किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने आने में असमर्थता जताई। हम कोशिश करेंगे कि फ़ोन के जरिए उनसे संपर्क किया जाए और जो भी सवाल हैं या जो भी परेशानियां या बात सामने आ रही है उस पर वो कुछ कहें। सबसे पहले हम अमरचंद सुराना जी से ही जानना चाहते हैं कि ये पूरा मसला क्या है। हम इनसे सुराना जी से इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि कल जब इस मसले पर विरोध किया गया था तो सुराना जी वहाँ सक्रिय रूप से मौजूद थे। तो हम सुराना जी से जानना चाहते हैं कि पूरा मसला वास्तव में है क्या। त्योहार के समय दैनिक समाचार पत्र में इश्तिहार तहसीलदार दुर्ग द्वारा प्रकाशित किया गया। उसमें कुछ लोगों की निजी भूमि स्वामी का उल्लेख करते हुए कहा गया कि यह जमीन वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित होना है, जिसमें यह स्पष्ट था कि उसमें किसी का भी जो यदि वसीयत के द्वारा या दान पत्र के द्वारा या रजिस्ट्री के द्वारा ऐसा लिखा था कि वह शून्य माना जाएगा। तो यह प्रकाशन हुआ और उसके बाद 15 नवंबर को उसकी तिथि निर्धारित की गई थी कि उस दिन संबंधित पक्ष आकर अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं। उसी के नीचे सामान्य यह भी लिखा गया था कि काम जनता से भी वह मांग की गई थी यदि किसी को भी किसी संस्था को भी कोई आपत्ति हो, कोई विरोध हो तो वो अपना दर्ज करा सकते हैं। तो जब लोगों के यह ध्यान में आया, समाज के यह ध्यान में आया कि निजी ज़मीन को वक्फ बोर्ड अपने नाम से हस्तांतरित करवाना चाहता है, तो फिर समाज में बहुत सारे लोगों ने इस विषय पे कुछ खोज खबर की।
खोज खबर की, वक्फ बोर्ड कानूनों को पढ़ने का प्रयास किया गया। पढ़ने के बाद जब वो बोर्ड कानून को पढ़ा गया और उसमें जिन धाराओं का या जिन शक्तियों का उपयोग करके वह कानून बनाया गया था, पूरा समाज सकते में आ गया। उसमें लिखे, मैं एक वाक्य को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसमें लिखा था कि वक्फ बोर्ड द्वारा किसी संपत्ति पर यह विश्वास हो जाए कि वह मेरी है, तो प्रारंभ से लेकर आज तक उस भू अभिलेख में दर्ज समस्त व्यक्तियों का नाम को शून्य माना जाएगा और वह वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित हो जाएगा। तो इसमें दो चीज आया, वक्फ बोर्ड को विश्वास हो जाए तो संपत्ति उनकी हो जाएगी, चाहे उनके पास कोई कागज हो ना हो। एक तो ये। दूसरा, प्रारंभ से लेकर, प्रारंभ का अर्थ यह लगाया गया कि जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से। नहीं तो सामान्य हर आम व्यक्ति यह जानता है कि चाहे संसद कोई कानून बनाए या विधानसभा कोई कानून बनाए, तो वह कानून बनाने के बाद लिखती है कि यह कानून अमुक दिनांक से क्रियाशील होगा, या ऐसा भी लिखा जाता है कि जब वह कानून पास हो गया है लेकिन उसे किस तिथि को निर्धारित करना है यह कालांतर में सोचा जाएगा, तब वो आता है बात की अमुक। तो ये वैसा कोई था ही नहीं प्रारंभ से। तो लोगों में एक बेचैनी पैदा हो गई। अच्छा, तो अब ये बेचैनी तो खत्म हो जाएगी क्योंकि प्रशासन ने उसको कैंसिल कर दिया है, उनके आवेदन को वक्फ बोर्ड के। नहीं, वो हुआ ये कि जब पूरा समाज कल जब तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित हुआ तो वहाँ वो जानकारी आई कि वक्फ बोर्ड ने कुल 12 आवेदन लगाए गए हैं, जिसमें 7 आवेदनों पे आपत्ति कल करना है 15 तारीख को, लेकिन कल करनी थी। लेकिन समाज में यह संदेश था कि सिर्फ इस एक आवेदन को, जिसपे आज तहसीलदार साहब ने निर्णय लिया है कि उसको निरस्त कर दें। अच्छा, इस बात की पुख्ता बात यह भी होती है कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी है कि हमारे वहाँ 7 आवेदन लगे थे, जबकि आवेदनकर्ताओं ने, आपत्तिकर्ताओं ने यह स्पष्ट लिखा है कि दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में जितने भी आवेदन वक्फ बोर्ड द्वारा लगाए गए हैं उन समस्त आवेदनों पर हम अपनी आपत्ति ऑब्लिक विरोध दर्ज करते हैं और यह मांग करते हैं कि समस्त आवेदनों को निरस्त किया जाए। किसी समाज के किसी व्यक्ति ने यह भी लिखा कि दुर्ग जिले में जितने भी आवेदन लगे हैं उन समस्त आवेदनों को निरस्त किया जाए जिनको वक्फ बोर्ड ने लगाया है। और कुल मिला के कल रात के 1711 आवेदन समाज के द्वारा प्रस्तुत किए गए। बहुत से आवेदनों में यह भी लिखा गया कि जिसमें उन्होंने यह मांग की कि यदि ऐसे कानून समाज के सामने लाए जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज में आक्रोश फैलेगा, असंतुलन की स्थिति आएगी। इसलिए केंद्र सरकार समाज हित को ध्यान में रखते हुए तत्काल वक्फ बोर्ड को दी गई समस्त ऐसी शक्तियों को निरस्त करे जो किसी की भी संपत्ति को अपनी घोषित करने का उनमें एक सामर्थ्य आता है। चूंकि पूरा विवाद वक्फ बोर्ड द्वारा लगाए गए एक आवेदन से शुरू हुआ है, तो चूंकि वक्फ बोर्ड के कोई सदस्य हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मोहम्मद रजा खोकर साहब हमारे साथ हैं जो वक्फ बोर्ड को बड़े करीब से जानते भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो आवेदन का आधार क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम सब दुर्ग शहर के तमाम समाज के लोग, उसमें मुस्लिम समाज भी सकते में था कि ऐसी कौन सी आफत आ गई थी वक्फ बोर्ड को, ऐसी कौन सी जानकारी उसके हाथ लग गई थी कि उसको इन बेगुनाहों की ज़मीन, जिसमें अनूप कुमार है, व्यास नारायण जी है और गणेशू है, खसरा वाले हर्षवर्धन, जितेंद्र गुप्ता जी वगैरह वगैरह 5-6 खसरा नंबर जिसकी जानकारी आवाम को और शहर के लोगों के बीच में दी गई थी, सब लोग सकते में थे। कभी आज तक न्यायपाड़ा पंसील नगर का वो क्षेत्र, मैं दूसरे सिरे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वक्फ की संपत्ति कहते किसे है, तो इसके मामले में बात समझाने में आसानी होगी। किसी भी मुस्लिम परिवार द्वारा कोई भी मुस्लिम व्यक्ति मस्जिद में, मज़ार में या मदरसों में
वक्फ बोर्ड में अपनी जमीन को दान देता है, वो संपत्ति वक्फ की मालिकाना हक की संपत्ति हो जाती है। ठीक है। सिर्फ मुस्लिम के द्वारा दी गई संपत्ति की मॉनिटरिंग के लिए, उसकी देख रेख के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है। अगर ऐसा कोई खसरे हुए जिसमें पूर्व के कभी मुस्लिमों की ये जमीन थी, तो क्या इन तथ्यों को वक्फ बोर्ड ने जाहिर किया? बेवजह शहर के माहौल को खराब करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भ्रामक प्रचार करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए इन तथ्यों को उजागर किया गया। क्षेत्र का विधायक श्री अरुण बोरा जी, इस जिले में रहने वाले मुख्यमंत्री, गृह मंत्री रुद्र कुमार जी, रविंद्र चौबे जी, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर, ये सब होने के बाद उनके संज्ञान में नहीं आया ये मामला कि इसको हमको किस तरीके से वो करना है। बेवजह एक शहर में ऐसा माहौल बने, आज कांग्रेस के लोगों ने, विधायक ने कलेक्टर जी के पास जाकर इस पे कई भ्रामक प्रचार फैलाने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। भ्रामक प्रचार तो आपकी सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ वक्फ बोर्ड आता है। अगर भ्रामक प्रचार वहां से निकला तो इन पर कार्रवाई आप कब करेंगे? तो कुल मिलाकर के आप जो वक्फ बोर्ड ने अपना आवेदन किया है, अपनी जो हक बताया है जमीन पर, उसके आप खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ है। जिस चीज का अगर आपके पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं हो, दान देने वाले दानदाता का नाम आपके पास मौजूद नहीं हो, उसका कसरत नकल और मिसल में अगर उसका नाम कहीं पर दर्ज नहीं हो, तो आप किस बिना पे किसी भी जमीन को अपने अधिकार, आप इसको क्या किसी साजिश की तरह से? बिल्कुल, मुझे ये जो चीजें हैं एक राजनीतिक शिकार के अलावा और कुछ नहीं लग रही है। चंद लोगों ने अपनी सियासत को तेज करने के लिए इस गांव को खेला, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुस्लिम समाज के जितने बुद्धिजीवी और पुराने बुजुर्ग लोग हैं, हमने उनसे भी चर्चा की इस मामले में, उन्होंने भी अनिश्चितता जाहिर की कि कभी आज तक नयापारा पंचीनगर क्षेत्र में हमें नहीं लगता कि कोई मुस्लिम परिवार वहां कभी रहा है या कभी किसी ने किसी वहां की संपत्ति को वक्फ किया हो। तो इससे किसको फायदा आपको लगता है कि ये वक्फ बोर्ड ने जो आवेदन दावा पेश किया जमीन पर, उससे आपको क्या लगता है किसको फायदा हो रहा है? अब फायदा के लिए तो फिलहाल तो वक्फ के अगर कोई यहाँ पर्सनल यहाँ उसके मेंबर बैठे रहते या कांग्रेस के कोई मेंबर यहाँ पर बैठे रहते तो उनसे सवाल जवाब किया जाता कि आप बताइए कि अगर इस टाइप से सिगुफा अगर आप शहर में छोड़ते हैं तो इससे लाभ किसको हो रहा है? नहीं, वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं उनसे भी हम फोन पर बात करने की कोशिश करेंगे। उनसे हमारी एक पहले बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम जुड़ेंगे। अब देखते हैं वो हमसे जुड़ते हैं या नहीं होते हैं। वक्फ बोर्ड कभी भी किसी की भी जमीन को कभी भी अनलीगली कभी भी कब्जा नहीं करती। वक्फ बोर्ड में वही जमीन आती है जिस जमीन को कोई व्यक्ति अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से दान किया होता है। जहाँ का भी रहने वाला हो उस मस्जिद वगैरह के जरिए दान करता है वो, तो वही जमीन वक्फ बोर्ड की होती। जमीन कभी भी किसी न सरकारी जमीन को कब्जा करती न प्राइवेट जमीन को कब्जा करती। हम लोग किसी भी जमीन के तरफ देखते नहीं, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। हमारा सिर्फ वक्फ संपत्तियां जो है, जो औकाफ में दर्ज है, मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उन संपत्तियों का हम सुरक्षा करते हैं। सिर्फ जो मुसलमानों ने, पूर्वजों ने जहाँ जहाँ उन जमीनों को, मस्जिद को, वक्फ को डोनेट किया है ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से, हम सिर्फ उसी जमीन की सुरक्षा करते हैं। हम किसी की भी जमीन को कब्जा नहीं करते, जबरदस्ती इंटरफेयर नहीं करते हम। और जो जो जमीन में अभी देखिए आप 700 लोग, आप जैसे बोले, मेरे को तो कल जानकारी में आया कि 1700 लोग गए थे। ये 700 लोगों का क्या काम है ये बताइए ना मेरे को। 7 लोगों को, सिर्फ 7 लोग वहाँ पर एथेंटिकली 7 लोगों ने जाके ऑब्जेक्शन किया है। नहीं, मतलब यहाँ का जानना था कि यहाँ मतलब दावे का क्या आधार था? आधार यह था कि जो जमीनों को वक्फ किया गया था मस्जिदों में या वक्फ बोर्ड में, वो जो हमारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो जमीनें के ऊपर लोगों ने कब्जे किया नहीं किया हमें नहीं मालूम। राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 1989 में। वो जमीन हमारे को उसको राजस्व में जो रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड है उसमें दर्ज करा के हमको दे रहे। हम किसी को बेदखल थोड़ी कर रहे, ना हम किसी को डायरेक्ट नोटिस भेजें। वक्फ बोर्ड ने किसी को भी डायरेक्ट नोटिस नहीं भेजा और ना ही बेदखल करने के लिए बोला है। हम तो खाली कलेक्ट्रेट में, राजस्व शाखा में उसको दिया है कि भाई ये जमीनें हमारे नाम से थी,
हमको दी गई थी, जिसका राजपत्र में प्रकाशन हुआ था 89 में, वो जमीन हमारे को दी जाए बस। हमने तो सिर्फ इतना दिया, हम तो किसी को ना नोटिस दिए, ना बेदखल किए, ना कुछ ही नहीं किया हमने। ये हो अल्लाह और बवाल क्यों, ये बताइए ना। जबरदस्ती ऐसा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वक्फ बोर्ड का मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग जबरदस्ती हो अल्लाह कर रहे हैं इसमें। हम किसी की जमीन को, उसमें ऐसा लिखा गया है कि आधे दुर्ग को कब्जा कर रहे, ये कोई बात हुई कि आप बताइए। दुर्ग जिले में हजारों हेक्टेयर जमीन होगी, हम तो 4 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं सर। 4 हेक्टेयर जमीन जो लोगों ने ये किया है, हमारी 4 हेक्टेयर जमीन है सिर्फ, वो 12 से 13 एकड़ करीब है, 4.88 हेक्टेयर है वो, जो 13 एकड़ करीब होती है, उस जमीन की हम बात कर रहे हैं। आधा दुर्ग कहाँ से आ जाएगा भाई साहब बताइए। और हम कोई द्वेष भावना के साथ में, हो सकता है उसमें हमारे मुसलमान भाई भी हों, जो जमीन हमारे नाम वक्फ बोर्ड के नाम से है, हो सकता है उसमें मुस्लिम लोग भी काबिज हों। तो हमारा तो सीधा सीधा शासन से सर, हमारा व्यक्तिगत किसी से नहीं है। जिन लोगों ने भी कब्जा किया, हम डायरेक्टली उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम तो शासन से बोले हैं कि भाई ये हमारे जो जमीन राज्य पत्र में आया था, इसको राजस्व में रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल किया जाए। हमारे बजरंग दल के जो साथी हैं रामलोचन राकेश तिवारी जी, उनसे हम जानना चाहते हैं कि अब चूंकि मामला आपको क्या लगता है ठंडा हो गया है? नहीं, ठंडा होने का तो शब्द ही नहीं है। ये वक्फ का जो कानून आया, ये कानून एक नियमता भस्मासुर कानून है। ऐसा कानून गुरुकुल के लिए, ऐसा कानून किसी मठ के लिए, ऐसा कानून किसी अखाड़ा के लिए कभी बनाया नहीं गया उस आताताई सरकार के द्वारा। तो जब वो कानून एक देश में रहने पर 2 कानून तो की जरूरत है नहीं, तो 2 कानून बनाकर वक्फ को एक अलग अंजाम देना और बाकी जनता को एक अलग देना, ये भ्रामक, महाभ्रामक नीतियां हैं। ये नीति पूरी जड़ समेत खत्म होनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है। नहीं, लेकिन सरकार ने, चूंकि प्रशासन ने उनके आवेदन को आज निरस्त कर दिया, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार ने ही तो उनको कहा होगा या उन्होंने कुछ नियम देखा होगा तभी तो निरस्त किया है। नहीं, ये हम मानते नहीं। सरकार को कल के 1700 आवेदनों के बाद ऐसा लगा कि हिंदू समाज एक उग्र रूप लेता चला जा रहा है, आज शांति रूपेण में है। आप इस बात को समझ सकते हैं, आपके पास कल की कुछ फुटेज होगी तो 3000 से 4000 पब्लिक, कल एक तो तहसीलदार मैडम मिली नहीं वहां, लगभग 2:45 बजे वो वहां अपने टेबल में आई, 11 साढ़े 11 बजे तक वहां के बाबुओं के द्वारा, वहां की चपरासियों के द्वारा टाल मटोल किया गया, लगभग 12:15 से लेकर 12:30 बजे तक। उसके बाद में वहां वो फाइल लाया गया, उसके बाद में हुआ। लेकिन उससे पहले जो पब्लिक आ गई थी 10 बजे से, 11 बजे टाइम दिया गया था आवेदन का, तो जो 10 बजे 9 बजे 10 बजे से जो महिलाएं आई थी, कुछ महिलाओं को भेजा गया, तो आवेदन की संख्या और बढ़ती। तो भ्रामक तो सरकार खुद कर रही है। सरकार को चाहिए था कि वहां अपने नुमाइंदे को खड़े रखें। जब 15 तारीख का डिसाइड कर दिया गया है तो 15 तारीख को वहां बैठना था, नहीं बैठे हैं तो उस टेबल में किसी न किसी को तो रहना था, वो रहे भी नहीं। तो इसमें सरकार की खुद की मिलीभगत है, सरकार ने इस कुकृत्य को खुद पैदा किया। नहीं, लेकिन अगर सरकार की मिलीभगत होती तो फिर निरस्त क्यों करते आप? निरस्त करने का कारण है आने वाला समय में बहुत जल्दी चुनाव आ गया है, एक भ्रामक प्रचार जो बढ़ेगा। नहीं, लेकिन एक बात ऐसे भी तो समझिए ना कि इससे तो सरकार को नुकसान ही होगा ना, तो सरकार ऐसा क्यों करेगी? निरस्त करने के बाद वाहवाही लूटने की एक कार्रवाई है। हमने 7 आवेदनों पर जो दस्तखत करवाए हैं, हमें तो एक प्रकरण मालूम था, 7 आवेदनों पर हम वहां पहुंचे थे। 7 आवेदनों पर पहुंचने के बाद हमें ये दर्ज हुआ कि यहाँ तो 7 है। तो उसमें अभी जैसे सुराना जी ने बताया कि एक आवेदन सिर्फ निरस्त हुआ है, बाकी 6 और 5 और जो पड़े हुए हैं वो खंड, वो क्या होगा कल को वक्त, और हमेशा वक्त का एक कार्यवाही होता है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में, जिस समय हिंदू समाज अपने सौहार्द में लगा रहता है, दशहरा, दीपावली और छठ के त्योहारों में व्यस्त रहता है, उसी समय वक्त ये अपने कानून को लाके ठोकता है। नहीं, इसमें हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम है तो हमारे साथ खोकर साहब बैठे हैं, वो एकदम से दूसरी बात कहते, लेकिन उन्होंने तो एक तटस्थ भाव में एक जो बात कही कि कुछ लोग, और वो कुछ लोग कहीं भी हो सकते हैं, वो किसी भी संप्रदाय में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं, तो क्या आप लोग उसको किसी धर्म के दृष्टिकोण से देख रहे हैं या चंद लोगों के द्वारा किया गया ये काम देखते हैं? नहीं, चंद लोगों के द्वारा नहीं, ये सीधा सीधा वफ्त के द्वारा किया गया। और छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन वफ्त आता है तो सरकार और वफ्त दोनों के द्वारा ये किया गया। सुराना जी, एक बात बताइए कि अभी जो
जो प्रकरण हुआ उसके पीछे आपने जानने की कोशिश की कि जो दावा प्रस्तुत किया गया जिस जमीन पर उसका कोई आधार है या नहीं है? यह कानून ही बिना आधार के लोगों की संपत्ति को अधिग्रहण करने की नीयत से बनाया गया है। मैं जब इस कानून को पढ़ा तो मुझे सीधे सीधे यह समझ में आया। नहीं, हम अभी कानून की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो कानून के आधार पे नहीं, ये जो दावा प्रस्तुत किया वक्फ बोर्ड ने जमीन पर कि हमारी जमीन है, उसके पीछे उन्होंने कोई आधार दिया है? आपको संज्ञान में है क्या? नहीं, वो तो आधार हम तो जब वो प्रकरण जब उसका नकल हम लेंगे, जब हमें सुनवाई का अधिकार मिलेगा और जो आवेदक है वो हमको उसकी कॉपी उपलब्ध कराएगा। न्यायालय हमको उनको कहेगा आवेदक को कि जितने भी आपत्ति करता हैं वो अपनी बात रख सकें, उसके लिए उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तो ये तो न्यायालय का काम है, आवेदक का काम है। उसके बाद हम वो उस आधार पे बताएंगे। अभी तो हमने सिर्फ प्रकाशन के इश्तिहार पे हमने आपत्ति दर्ज की है और हमने कानून को पढ़ा और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि यह कानून पूरी तरह से लूट से अभिप्रेत होकर 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया और 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको लागू किया। 2013 के बाद यदि पूरे हिंदुस्तान का अगर अपन अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी इस तरह लोगों की निजी भूमि स्वामी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वक्फ बोर्ड को चली गई है। और यह आक्रोश इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत लोगों को पता चला यहाँ इनकी चली गई, वहाँ उनकी चली गई, तो दुर्ग समाज में ये आक्रोश फैला इसी बात। खोकर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि चूँकि वक्फ को आप अच्छे से जानते हैं बनस्बत हमारे, कि आखिर ऐसा कोई आधार बना होगा उन्होंने जब दावा पेश किया होगा ज़मीन के लिए कि हम यहाँ हैं, ये हमारी ज़मीन है, तो कुछ क्या आधार रहा होगा उसका? ये आप जिस आधार की बात बार बार कर रहे हैं, बिल्कुल सुराना जी ने भी उसी बात को कही कि आधार को दिखाया भी नहीं गया है। अगर किसी प्रकरण की सुनवाई होती है तो उसमें दावा और आपत्ति मंगाई गई थी कि आप इस पे राजी हैं कि नहीं राजी। इसके अलावा जब आप पूरी कानूनी भाषा में जब अंदर घुसेंगे और उस सब्जेक्ट को जब पढ़ेंगे, जब आपको पूरी कापियाँ उपलब्ध कराई जाएगी। मैंने आपको बात शुरू करने से पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का कोई सम्मानित सदस्य यहाँ पर रहता तो वो बेहतर बताता। क्या आप ये बता सकते हैं कि जब वक्फ बोर्ड कोई दावा प्रस्तुत करता है किसी जमीन पर तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? क्या कम से क्या मतलब कुछ 2-4 नॉर्म्स होते होंगे, 4-6 जो कुछ भी होते हैं कि ये तो होने चाहिए, इसके आधार पर हम कर सकते हैं? ये प्रोसीडिंग यही है कि मोहम्मद रजा खोखर के अगर बाप दादाओं ने कोई जमाने में किसी जमीन को मस्जिद में या वक्फ बोर्ड में दान स्वरूप दे दी हो, उस जमीन का पूरा रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है। भविष्य में अगर किसी चीज के कंस्ट्रक्शन या काम को उसको लेना रहता है तो वक्फ बोर्ड उसमें अपना रिकॉर्ड स्वरूप कार्य को, प्रस्ताव को पास कराता है, उसके बाद उसको डेवलप कराता है और काम होता है। लेकिन वो जमीन दान देने वाला व्यक्ति ही मुस्लिम होता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड बना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के वक्फ दी गई हुई संपत्तियों की देख रेख की एक समिति हमारा है, सीधा सवाल है, जिसे निगरानी चंदा भी कह सकते हैं। सीधा सा सवाल, एक बहुत ही साफ सवाल ये है कि क्या वक्फ बोर्ड किसी हिंदू की जमीन पर दावा पेश कर सकता है? क्या देखिए, अगर वो दान की हुई नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकता, न्याय संगति नहीं है। किसी की निजी भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी कैसे बता सकता है? ये बता रहे हैं जिस धाराओं का वो उपयोग करते हैं, जिस पर उनको शक होता है। ये धारा 40 की बात है, वक्फ अधिनियम धारा 40 के अंतर्गत जिस बारे में चर्चा हो रही है कि शक के बिना पर कि ये हमारी थी, तो अब थी तो दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड ने। अब जिसका है वो बताए कि ये मेरा है, तब उसको वो विड्रॉल हो जाता है। अगर उस सामने वाले के पास अगर कोई तथ्य नहीं रहे तो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। फिर तो वक्फ बोर्ड को कुछ ऐसा नहीं पेश करना है, कागज या पेश तो करना पड़ता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आज से नहीं, 1947 नहीं, 1800 से पहले की जब से वक्फ अधिनियम जो मुस्लिम संपत्तियों के लिए जो देख रेख और संरक्षित करने के लिए और उसके निगरानियों के लिए ये समिति बनी है। ये आज की नहीं है, 1955 में ये अपने स्वरूप में आई। धीरे धीरे 1995 से लेकर 2013 में जैसे बता रहे उनके कानूनों में हजारों प्रकार की तब्दीली आई है। अब एक बार में अगर आप बैठ के इनके पूरे कानूनों की डिस्कस करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए वक्फ के एक्सपर्ट है, इनके लॉयर है, ऐसे लोगों को आप जब बैठाल के इसके बारे में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट इसमें मिल सकता है। हम कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड के सदस्य साहब से हम बात कर पाए।
तिवारी जी से भी हम जान लेते हैं कि जैसा कि बताया जा रहा है कि 7 आवेदन करीब दुर्ग जिले में लगाए हैं भोजपुर ने, और करीब 5 आवेदन भिलाई में लगाए हैं, और अभी केवल दुर्ग जिले का 1 आवेदन को निरस्त किया गया है। तो आप लोग कुछ विरोध की कोई तैयारी में है क्या? जी, अभी विरोध की तैयारी में नहीं है। जैसा कि बता दें कि शासन ने अभी निरस्त किस कारण से किया है उसे, कि उन्होंने वहां आकर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई, यह संज्ञान में लेने के लिए उन्होंने आकर उनको बार बार बुलाया गया, वो आए नहीं। आप बुलाए उन्हें कब? 15 तारीख का डेट तो आप हमें दिए हैं कि आइए आप आपत्ति दर्ज कराइए। तो पूरा शासन और प्रशासन दोनों इसमें झूठ बोल रहे हैं। 15 तारीख को हमारा डेट था, तो आज 16 तारीख को तो आप बुलाए नहीं होंगे कि 16 तारीख को बुला के उसे निरस्त घोषित कर दिए। उन्हें बुलाया ही नहीं गया है। शासन सिर्फ समाज के आक्रोश को देखकर उसे निरस्त घोषित कर रहा है, ये जहां तक हमें लगता है। और हम चाहते भी हैं कि शासन और प्रशासन दोनों ऐसे कृत्यों को जहां तक हो सके जल्दी समझ जाए, और उसमें हिंदू समाज में एक आक्रोश नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज की बहस का जो मुद्दा था वो हमको लगता है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, क्योंकि अभी 1 आवेदन निरस्त किया गया है, बाकी अभी 6 आवेदन दुर्ग जिले में और 5 आवेदन शहर में, भिलाई शहर में बाकी है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं खुराना जी? जी बताएं। जैसे आपने कहा कि इसमें यह है कि जो आपने पूछा कि आगे क्या करने वाले हैं, तो आगे की जो रणनीति है वह समाज तय करेगा, और समाज निश्चित रूप से तब तक आंदोलित रहेगा जब तक पूरी तरह से वक्फ बोर्ड की उन धाराओं को हटा नहीं दिया जाए, उन्हें समाप्त नहीं किया जाए कि उनकी निजी संपत्ति को वक्फ बोर्ड इस तरह से अपने अधिग्रहण कर ले। मैं खोखर जी की उस बात से 100% सहमत हूँ, और मुझे भी यह बात की जानकारी है कि निश्चित रूप से 1954 में या उसके पहले जब भी कोई सन आगे पीछे हो सकता है, वक्फ बोर्ड का निर्माण ही सिर्फ इसलिए हुआ था कि वक्फ मुस्लिमों की जो संपत्ति है या वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, उनके द्वारा दी गए दान की जो संपत्ति है, उसकी निगरानी करना, उसकी सुरक्षा करना, उसका विकास करना। 1992 में मैं वापस दोहराता हूँ, पी.वी. नरसिम्हा राव कांग्रेस सरकार ने इसमें नए संशोधन जोड़े, और ये सारे संशोधन ऐसे थे जो पूरी तरह से समाज के विरोध में थे। और 2013 में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार ने इसको पूरे भारत में क्रियाशील कर दिया, क्रियान्वित कर दिया। तो ये इस कानून में जितनी भी इस तरह की जो बातें जोड़ी गई है, जब तक यह समाप्त नहीं होगी, दुर्ग ही नहीं पूरा हिंदुस्तान का समाज आंदोलित होता रहेगा। और मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि देश की संसद से भी बड़ी यदि कोई संसद होती है तो वह समाज की संसद होती है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व इस भाव को निश्चित रूप से समझ ले कि समाज की संसद के सामने उन्हें आज नहीं तो कल झुकना ही पड़ेगा, और लूट से अभिप्रेत होकर कोई भी नियम कानून कोई समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मामला जो है अभी थमता दिख नहीं रहा है, क्योंकि 7 और 5, 7 दुर्ग जिले में और 5 भिलाई शहर में आवेदन लगाए गए हैं वक्फ बोर्ड द्वारा। जैसा कि सुराना जी बता रहे हैं कि उनमें उस संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया है। उसमें से दुर्ग जिले के केवल 1 आवेदन को निरस्त किया गया है, यानी कि अभी 11 आवेदन और ऐसे हैं जिन पर विवाद है। आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो आप ये उम्मीद करिए कि आने वाले दिनों में ये मामला और बढ़ता दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।